तो कैसे हैं आप लोग। आज हम मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वहाँ पे किन किन राजाओं का शासन था। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो मगध के उत्कर्ष के टाइम में जो पहला शासन माना गया है, जिसको कह सकते हैं हम, वो थे बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से थे। ठीक है, तो हर्यक वंश से ये थे, तो होता है ना कि हर्यक वंश से थे, तो कैसे पता चला सबको कि हर्यक वंश से थे। ठीक है, कोई स्रोत होगा ना, कोई प्रमाण होगा इसका ना कि हाँ इससे पता चलता है कि बिंबिसार हर्यक वंश के थे। तो किससे हमको जानकारी मिलती है? बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है जिसको लिखा है अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखा है, जिससे हमें बिंबिसार के बारे में पता चलता है। ठीक है, और पता चलता है कि इस स्थान पे हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार, जिनका शासन था। ठीक है, एक और बौद्ध ग्रंथ है महावसा, जिसमें हमें पता चलता है कि बिंबिसार का राज अभिषेक 15 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, कौन से दो ग्रंथ? बुद्ध चरित्र और महावसा। और अगर इसी में हमें पता चलता है कि बिंबिसार का एक अन्य नाम भी है। क्या है? या उपनाम श्रेणिक। ठीक है, और इन्हीं सारी स्रोतों में हमें पता चलता है या फिर कहें तो जो शोधकर्ताओं थे जिन्होंने बताया है कि उनके पिता का नाम क्या था? भाटिया था। क्या था? भाटिया। सारी चीज आप समझ गए। कौन से ग्रंथ से पता चलता है बिंबिसार के बारे में? तो बुद्ध चरित्र, जिसको अश्वघोष ने लिखा था, और बौद्ध धर्म ग्रंथ महावसा। इससे पता चलता है कि 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार का राज्याभिषेक हुआ था। और इन्हीं सारी स्रोतों में पता चलता है कि इसका उपनाम था श्रोणिक, और इनके पिता का नाम क्या था? भाटिया। बिंबिसार एक ऐसा शासक था, वो काफी कुशल शासक था, या कहें तो काफी चतुर शासक था। वो जानता था कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए हमें कौन कौन सी नीतियां अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो युद्ध में तो वो कुशल था ही, यानी अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए वो युद्ध का तो इस्तेमाल करता ही था, लेकिन उसने विवाह की नीति का ज्यादा उपयोग किया। ठीक है, कैसे किया और कैसे विस्तार किया अपने विवाह की नीतियों से, देख लेते हैं। उसकी पहली पत्नी का नाम था कुशला देवी, जो कि कौशल नरेश परसेनजीत की बहन थी। और इसे शादी करने के बाद दहेज में काशी राज्य का इसे भाग दिया गया। बिंबिसार को दहेज में दिया। किसे? कुशला देवी से शादी करने के बाद। फिर इसकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है? चेलना, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। ठीक है, इसकी तीसरी पत्नी वासवी विदेह के राजा की पुत्री थी। और इसकी चौथी पत्नी श्रेमा, जो कि मध्य पंजाब जो भद्र नाम के शासक थे उनकी पुत्री थी। तो इतने सारे इन्होंने विवाह किए अपने साम्राज्य को क्या करने के लिए? विस्तार करने के लिए। और इससे हुआ क्या कि ये जो बाहर से जो आक्रमण आ रहे थे उससे तो सुरक्षित हो ही गए, लेकिन जो अपने आसपास के जो खतरे थे, जो इन पे बाद में कभी आक्रमण हो सकते थे, ठीक है, क्या क्या उन्होंने उसको खत्म कर दिया या फिर उसका समाधान कर लिया। ठीक है, कि कम से कम जो अगल बगल के जो इसके राज्य थे इनसे वो सुरक्षित रहें। ठीक है, तो इन्होंने क्या की? विवाह की नीति अपनाई। कहा जाता है कि बिंबिसार के जो राजगिरी पे, इसकी राजधानी का क्या थी? राजगिरी। ठीक है, उस पे जो राज कर रहा था, तो लगभग वहां पे 80,000 के आसपास गांव थे। ठीक है, उसके राज्य में 80,000 के आसपास गांव थे। और उन गांवों पे शासन करने के लिए या फिर शासन व्यवस्था लागू करने के लिए कर्मचारी थे, और कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला कौन सा था? शासन करने वाला, जिसे क्या कहते थे? संबत्त्यक। ठीक है, दूसरा था न्याय करने वाला, जिसे कहते थे व्यवहारिक, और तीसरा था सैनिक अधिकारी, जिसे कहते थे सेना नायक। ठीक है, स्रोतों से पता चला है या फिर बहुत सारे बुकों से पता चला है कि इसकी लगभग 500 रानियां थी। 500 रानियां। ठीक है, इन्होंने शादी की थी, लेकिन अंततः लास्ट में आते आते इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु किसने की? इसी के पुत्र अजात शत्रु ने क्या किया? इसे मरवा दिया। और बिंबिसार के बारे में कहा जाता है, जैन जो धर्म ग्रंथ है वो कहते थे कि ये जैन धर्म के थे, मतलब जैन धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि ये लोग
बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। जैन धर्म के द्वारा यह कहा गया है कि जब अजात शत्रु ने बिंबिसार को क्या किया था, बंदी बना लिया था और काफी वर्षों तक जेल में डाल दिया था। तो जब बिंबिसार को इस चीज का पछतावा हुआ और वो जब उनको वहां से निकालने के लिए जा रहा था, तो बिंबिसार इतना भयभीत हो गया कि उसने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन जैन धर्म कहते हैं कि जब उसको इस चीज का पछतावा हुआ तो उसने बुद्ध भगवान से क्या की, इसके लिए क्षमा मांगी। ठीक है, किसके बारे में कहा जाता है, बिंबिसार के बारे में कहा जाता है। यहाँ लोग एक शादी करके भी नहीं झेल पाते हैं और इसको देखो तो गर्दा मचीले हैं। ठीक है, कैसे झेलता होगा पता नहीं। आप हम तो किए नहीं है 500 600, लेकिन यार लाइफ तो ये लोग जी रहे थे, हम लोग तो बस एग्जाम का तैयारी करने आए हैं दुनिया में। ठीक है, चलिए छोड़िए। अजात शत्रु, ठीक है, इसके बाद अजात शत्रु आता है। उसका शासनकाल क्या था, 493 से 426। अजात शत्रु की पत्नी कौन थी, वजीरा थी, जो प्रसेनजीत की बहन थी। कौन प्रसेनजीत, देख रहे हैं यहाँ पे, किधर गया, प्रसेनजीत, ये प्रसेनजीत की बहन थी। हुआ यूं कि जब बिंबिसार की हत्या कर दी किसने, अजात शत्रु ने, तो जो प्रसेनजीत की जो बहन थी वो शोक में क्या हुआ, वो शोक उसको मतलब शोक में वो मर गई, शोक में वो मर गई। उसकी बहन कौन थी, उसकी बहन कौशला देवी शोक में ही मर गई। तो जब उसकी बहन मर गई तो प्रसेनजीत ने क्या किया, जो दहेज में बिंबिसार को दिया था, काशी का भाग, काशी राज का कुछ भाग दिया था अपनी बहन से शादी करने के लिए, तो दहेज में तो भाग दिया था वो, फिर वो अजात शत्रु ने क्या किया, उससे मांगने लगा। ठीक है, उससे मांगने लगा। तो जब मांगने लगा तो दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन और कहा जाता है कि प्रसेनजीत ने अजात शत्रु को, मतलब अजात शत्रु धर्म प्रचार करने के लिए कहीं जा रहा था, तो क्या हुआ, अजात शत्रु को प्रसेनजीत ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। लेकिन फिर दोनों में क्या हुआ, संधि हो गई, संधि हो गई। और फिर प्रसेनजीत ने अपना कुछ क्षेत्र दिया वो अलग, और उसने अपनी पुत्री की शादी वजीरा से कर दी। मतलब बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन से शादी किया और अजात शत्रु ने क्या किया, प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह कर लिया। दोनों में संधि हो गई। ठीक है, और अजात शत्रु का जो प्रसिद्ध विजय है, या फिर उस जो विजय विख्यात है, जिस विजय के लिए उसको काफी जाना जाता है, वो है लिच्छवी, लिच्छवी के राजा चेटक। इनसे इनका क्योंकि लिच्छवी जो है उस टाइम पे काफी इन दोनों में मतलब लड़ाई वगैरह की नीतियां आपस में बनती रहती थी। ठीक है, हुआ यूं कि कहा जाता है कि लिच्छवी के जो राजा चेटक थे, ठीक है, जो लिच्छवी में राज कर रहे थे, और अजात शत्रु है, इसके दो भाई थे। ठीक है, वो दोनों भाई हीरे और हाथियों को काफी समूह लेकर वो कहाँ चले गए, लिच्छवी चले गए। ठीक है, और जो अजात शत्रु है ये उन्हें वापस चाह रहा था, जो हीरे थे और जो हाथी थे, जो मतलब कहा जाता है कि इनका जो युद्ध था वो हीरो के खान होते हैं, हीरो का जो खान था उनके लिए था। उसको लगता था, परसेन चेटक को लगता था कि मेरा खान है, जबकि अजात शत्रु को लगता था कि नहीं तो हमर है। तो दोनों में क्या होता था, अक्सर युद्ध की नीतियां बनते रहती थी। ठीक है, तो फिर दोनों में युद्ध हुआ नहीं, मतलब ऐसी नीतियां बनते रहती थी। युद्ध हुआ इनके बीच में कब, लगभग 16 वर्षों बाद इनमें युद्ध हुआ। ठीक है, लगभग 16 वर्षों बाद हुआ यूं कि जो चेटक थे वो क्या थे, चेटक 18 मल्ल और 9 मल्ल, 9 लिच्छवी और 18 कौशल राज्य इसके मतलब इसके सम्मिलित थे। इसके जो युद्ध ये करने मतलब जा रहा था, या फिर कहते तो इसके राज में सम्मिलित थे 9 मल्ल, ठीक है, 9 लिच्छवी और 18 कौशल के राज्य सम्मिलित थे। तो क्योंकि काफी शक्तिशाली इसका
सैन्य जो था, सैनिक स्थिति थी काफी शक्तिशाली हो गई थी जिसकी वजह से। और तो फिर क्या किया अजातशत्रु ने, क्या किया अजातशत्रु ने अपने उसके एक मंत्री थे वासकार, उसको लिच्छवी भेजा उसमें फूट डालने के लिए। और 3 साल तक वो वहां पे लिच्छवियों में क्या किए, फूट डालने की कोशिश की। और इसी दौरान अजातशत्रु ने 2 अस्त्रों का निर्माण किया। एक था महाशिला कंटक, जो क्या था, पत्थर फेंकने वाला अस्त्र था महाशिला कंटक। और एक क्या था, रथमूसल। उसमें होता क्या था कि तीक्ष्ण धार वाले लोहे के डंडे लगे होते थे, और जो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति था वह क्या करता था, वो अंदर छुपा हुआ था। आपने बाहुबली मूवी देखी है, क्या नाम है उसका, बाहुबली मूवी में भल्लाल देव जो रथ चलाता है, उसी टाइप का कुछ इसने बनाया, ठीक है। और जिसे क्या हुआ, और इसने भी अपनी सैन्य सभा को एकत्रित किया। और जो इसकी जीत क्या हुई, जब दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इससे क्या हुआ, इसको सफलता मिली काफी इन सारे अस्त्रों से, और ये जीत गया। और इसके राज्य को भी अजातशत्रु क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। कौन कौन से अस्त्र बनाए थे, एक महाशिला कंटक जिससे क्या पत्थर फेंकने वाला अस्त्र था, और एक रथमूसल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर इसने क्या किया, लिच्छवी को अपने राज्य में मिला लिया। और अजातशत्रु के टाइम में ही क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के टाइम में ही। कौन सी, सतपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कौन से, सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। और उसमें बौद्ध की जो शिक्षाएं थे वो 2 भागों में बट गई थी। कौन सी, सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। और अपने राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि जो पहले इसकी राजधानी राजगिरी थी वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो वो सुरक्षित था। और इसने अपनी, जब इसकी जीत हुई और इसकी जब साम्राज्य, जब इसका विस्तार धीरे धीरे होने लगा, तो अपने साम्राज्य को, जो बाहर के जो राज्य थे उसके आक्रमणों से बचाने के लिए इसने क्या किया, गंगा और सोन के संगम पे क्या किया, इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया। किसने, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर बसाया, अजातशत्रु ने। गंगा और कहाँ बसाया, गंगा और सोन के संगम पे, ठीक है। फिर इसका पुत्र कौन हुआ, उदयभद्र। इसको उदयदीन भी कहा जाता है, उदयभद्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज्यादा हमें मिलता नहीं है ना, इसके बारे में कुछ पूछता है, बस इसके बारे में 2 ही चीज पूछता है मैक्सिमम। इसने अवंती के शासक पालक को हराया था, ठीक है। अवंती के शासक पालक को हराया था, किसने, उदयभद्र ने, ठीक है। अवंती के शासक पालक को। और फिर क्या किया था, एक चैत्यगृह का भी निर्माण किया था कुसुमपुर में, ठीक है, कुसुमपुर। और फिर इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। कुसुमपुर को ही जो ग्रंथ है, उस पाटलिपुत्र को ही जो ग्रंथों में कुसुमपुर कहा गया है, पाटलिपुत्र को ही। तो पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कराया, अजातशत्रु ने, ठीक है। लेकिन उसको अपनी राजधानी किसने बनाई, तो उदयभद्र या फिर कहे तो उदयदीन ने, ठीक है। इसके बाद अन्य भी शासक आए, जैसे कि अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक, ऐसे और भी शासक आए, लेकिन काफी ये सब अयोग्य थे। और उदयभद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार ये मतलब किसी कार्यक्रम में थे, बिजी थे, या फिर किसी कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो किसी ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। उदयभद्र के बारे में कहा था। और इसके बाद काफी अयोग्य शासक सिद्ध हुए, ठीक है। तो अजातशत्रु तक ही हम आज देखेंगे। अब आगे हम लोग इसके आगे के जो वंश होते हैं इसके बारे में देखेंगे, और क्वेश्चन जो होता है इससे ही आएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको समझो अच्छे से, अपने दिमाग में लाओ। और अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है, तो आपसे ये इस चीज में से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, आप लोग सही करके ही आओगे, ठीक है। ये मेरा आपको वादा है। ये सारी चीजें हो गए। अगले बार हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारा चैप्टर क्या होगा, धीरे धीरे चलता रहेगा अपने हिसाब से।
तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरा क्लास समझ में आया या फिर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए कि अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो आप उसे देख पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।